हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज मैं आपको बताने जा रही हूं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज है। मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें इन्फ्लामेशन और अल्सर्स बन जाते हैं, तो उसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जो कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में आती है, वो होता है क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज के भी लक्षण जो है, कारण जो है, कहीं ना कहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस से मिलते जुलते होते हैं। लेकिन फिर भी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आपकी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स और इन्फ्लामेशन होने की। ये जो है क्रॉनिक डिजीज होती है। मतलब कि ये जो है आपकी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, कभी कि जैसे अल्सर्स होते हैं आपकी आंत में या सूजन होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो ठीक हो जाते हैं, कुछ देर के लिए आपकी बीमारी जो है स्टेबल हो जाती है। लेकिन बीच में कोई गलत लाइफस्टाइल या कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह दोबारा से फिर जो है रीअकर हो जाती है प्रॉब्लम। फिर दोबारा से जो है प्रॉब्लम के लक्षण आ जाते हैं। फिर आप थोड़ा सा डाइट फॉलो करते हैं, परहेज करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम थोड़ा स्टेबल हो जाती है। मतलब ऐसे जो है, मतलब रिकरेंट होती रहती है, कभी स्टेबल हो जाती है, कभी फिर दोबारा से फ्लेयर अप हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है मोस्टली 15 से 30 साल के बीच में पाई जाते हैं, या फिर जिनकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर होती है। इसका जो है मेन, एक तो जेनेटिक रीजंस होते हैं कुछ, और कुछ जो है हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो गलत काम करता है, मतलब इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से जो है। और जो है एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे हमारी जो गलत लाइफस्टाइल है, गलत खाने का तरीका है, जो जैसे आजकल चीनी या रिफाइंड शुगर है उसका लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड ज़्यादा लेते हैं। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उसमें, उनमें भी अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है पाया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हीं में ये प्रॉब्लम होती है, जो स्मोकिंग नहीं करते उनमें भी होती है, उनके गलत लाइफस्टाइल की वजह से। और विटामिन B6 कई बार ज़्यादा होने की वजह से भी ऐसा होता है। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें चेंजेस करते हैं। जो उसमें प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरियाज, उनमें चेंजेस होने की वजह से जो है इन्फ्लामेशन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो इन्फ्लामेशन है ये रेक्टम से स्टार्ट होती है, बड़ी आंत के निचले हिस्से में, जिसमें जैसे मल सारा बन जाता है वो रेक्टम में स्टोर होता है। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो रेक्टम से होती है। धीरे धीरे करके ये जो है ऊपर की तरफ तो बढ़ती रहती है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस बढ़ती है। जैसे क्रॉन्स डिजीज में क्या, कुछ हिस्सा बन गया, कुछ ठीक, कुछ बना, खराब हुआ, फिर ठीक हो गया। लेकिन इसमें जो कॉन्टिन्यूस जो है इन्फ्लामेशन होती है, सूजन जो है लगातार होती है, और निचले हिस्से से शुरू होकर पूरी जो है लार्ज इंटेस्टाइन को ये स्वेल कर सकती है, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स जो है क्रिएट कर सकती है। इसमें जो पेशेंट्स होते हैं जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, उनमें जो है दूसरे ऑटो इम्यून डिसीजेज भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोई आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, SLE है। मतलब कि दूसरे ऑटो इम्यून डिसीजेज भी कहीं ना कहीं कुछ पेशेंट्स में साथ में पाए जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में ही। जिन पेशेंट्स को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर मान लीजिए कि उनको बीच में कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस था और बीच में ही कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी और कारण की वजह से पेशेंट्स कोई पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स यूज़ करता है, या कुछ स्ट्रेस अगर अपनी लाइफ में जैसे आता है, या वो ज़्यादा फील करता है, एंजाइटी में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, तो उसकी वजह से जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है बढ़ जाता है एकदम से। और दूसरा है कि अगर कोई, मान लीजिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, लेकिन उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में जो है ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कईयों में हार्ट प्रॉब्लम होती है, कोई शुगर है, BP है, जिसकी वजह से जो है ब्लड सप्लाई पे इफेक्ट आएगा, तो उसकी वजह से भी जो है लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम जो है एग्रावेट हो जाती है। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपकी जो प्रॉपर लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ कंडीशन है वो वैसे ही कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन जो है ज़्यादा होने के जो है चांसेस रहते हैं। अब इसमें लक्षण डिपेंड करता है कि या तो लक्षण कई पेशेंट्स में नहीं भी आते हैं, या धीरे धीरे करके जितनी सूजन है उस पर डिपेंड करता है कि क्या लक्षण आएंगे। थोड़े बहुत भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो बड़ी आंत का जो निचला हिस्सा है, रेक्टम है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। 50% पेशेंट में तो सिर्फ रेक्टम और इसका ऊपर का जो सिग्मॉइड कॉलन होता है, सिर्फ यही जो है अफेक्टेड होता है। लेकिन 30 to 40% में पूरी 50% जो इंटेस्टाइन है इन्वॉल्व हो जाती है।
और 20% पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनमें पूरी की पूरी जो है बड़ी आंत जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है और पूरी ही आंत में जो है अल्सर्स बन जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन हुई, आपकी स्वेलिंग हुई, उसकी वजह से आपको पता ही है कि स्कारिंग होगी, फाइब्रोसिस हो जाएगा, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो मसल्स है, जो अंदर की लेयर है, वो स्ट्रेच होकर थिक हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसका जो है साइज जो है छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे कर स्ट्रेच होती रहेगी, स्ट्रेच होकर फाइब्रोसिस होगी, तो धीरे धीरे करके इंटेस्टाइन का जो साइज कम हो जाएगा और उसके बीच में जो अंदर वाली लेयर होती है उसमें जो सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो म्यूकस सिक्रीट करती है। जैसे क्लार कई बार देखा हो, कईयों को लैट्रिन में निकलती है, तो वो म्यूकस जो है नॉर्मली लार्ज इंटेस्टाइन बनाती है, लेकिन इन्फ्लामेशन और अल्सर्स होने की वजह से वो म्यूकस नहीं बनाएगी और उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है और ज़्यादा जो है डैमेज हो जाएगी। अब इसमें लक्षण जो आते हैं मोस्टली, देखो एक तो दर्द होता है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि सूजन है, अल्सर है, तो दर्द तो होगा ही। अब वो डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और कितना इंटेस्टाइन का एरिया डैमेज है और कितना ज़्यादा जो अफेक्टेड है उस पर डिपेंड करता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम होता है जैसे पानी को सोखना, एब्जॉर्ब करना, और दूसरा जो है फीकल मैटर को, मतलब मल को स्टोर करके रखना। अब क्योंकि इंटेस्टाइन की जो मसल्स है, जो अंदर की लेयर है, उसमें अल्सर्स है, इन्फ्लामेशन है, तो वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो इसकी वजह से जो है आपको जो डायरिया होगा, मतलब जो स्टूल है वो थोड़े से लिक्विड जैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और सेकंड बात है कि ये फीकल कंटेंट को जो है स्टोर करता है, अब ये स्टोर नहीं कर पाएगा तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है आपको मोशंस आएंगे। अब इस मोशन में आपको ब्लड भी आ सकता है, म्यूकस भी आ सकता है, क्योंकि स्वेलिंग है तो उसमें ब्लीडिंग भी होती है और म्यूकस भी आता है, तो इसीलिए जो आपका स्टूल है उसमें ब्लड मिक्स होगा और म्यूकस मिक्स होगा। लेकिन अगर यही बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होगा तो सिर्फ जो है स्टूल के, मतलब स्टूल की जगह सिर्फ ब्लड और म्यूकस भी आ सकता है। अब इसमें क्योंकि वेट लॉस होगा और ब्लीडिंग होने की वजह से जो है एनीमिया होगा, अगर कोई इन्फेक्शन होगा, बुखार होने के चांसेस है, पेशेंट को थकावट रहेगी। और इसमें एक जो सबसे स्पेशल लक्षण होता है खास, वो ये होता है कि बार बार ना लैट्रिन जाने का मन करता रहेगा, बार बार लगता रहेगा कि लैट्रिन जाऊँ, लेकिन ऐसा फीलिंग जो है कंटिन्यू रहेगी। वो इसलिए क्योंकि जो रेक्टम है वो आपका मल स्टोर करता है। नॉर्मली जब उसमें मल इकट्ठा होता है, मल इकट्ठा होने की वजह से उसकी मसल्स जो है स्ट्रेच होती हैं, तो आपको अर्ज होता है कि मुझे मोशन जाना है। अब क्या होगा, उसमें इन्फ्लामेशन हो रखी है, उसकी मसल्स की जो लेयर है उस पर सूजन हो रखी है, अल्सर्स हो रखे हैं, तो उसकी इरिटेशन की वजह से जो है बार बार ऐसे अर्ज होगा कि आपको लैट्रिन आई है और जाना है। लेकिन जब भी जाएंगे स्टूल जो है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें इन्फ्लामेशन और अल्सर्स हुए हैं, उसकी इरिटेशन की वजह से जो है आपको ये बार बार अर्ज होती है स्टूल जाने की। इसी को रेक्टल टेनिस्मस बोल दिया जाता है। नेचुरल सी बात है कि पेट में इन्फ्लामेशन है तो पेट के नीचे हिस्से में बहुत अनइजीनेस है, डिस्कम्फर्ट है, वो रहती है। जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, सीवियर हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट में टैकीकार्डिया भी होता है, पैल्पिटेशन, मतलब दिल की धड़कन जो है कम ज़्यादा फील होगी, घबराहट होगी, क्योंकि ब्लीडिंग होने की वजह से बॉडी में जो है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, पेशेंट एनीमिक हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसको जो है पैल्पिटेशन जो है फील होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो सूजन बड़ी आंत में थी वो पेट के आसपास वाले एरियाज में भी हो जाए, जिसकी वजह से पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन हो सकती है। या जैसे कि रेक्टल टेनिस्मस है तो जैसे मोशन जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, फिकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, मतलब कि मोशन जो है आपके कंट्रोल में नहीं है और जैसे ही आप जाने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही जो है वो हो जाता है। ऐसा भी कुछ पेशेंट में सीवियर कंडीशंस में होता है। और जैसे रात को नॉर्मली हम सोते हैं तो उसको क्या होगा, रात को बार बार जो है मोशन करने के लिए उठना पड़ता है, ऐसा भी होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें जो जैसे बड़ी आंत के जो लक्षण है वो तो चलो ठीक है, कई बार क्या होता है बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी जो है लक्षण आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में, दूसरे जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा, जैसे कि आइज है, जॉइंट्स है, स्किन है, लीवर है, कुछ पेशेंट्स में इसमें भी लक्षण आते हैं। जैसे आपका मुंह में जो है छाले होंगे ऐसे पेशेंट्स में, या आपका जैसे मुंह के कॉर्नर्स हैं वो रेड होंगे, पेनफुल होंगे, आइज जो है
वो आपका जो विज़न है, जो आइज़ की जो नज़र है उस पर इफेक्ट आएगा, धुंधलापन आएगा, जोड़ों में दर्द होगा, छोटे जोड़ है बड़े जोड़ है उसमें जो है पेन हो सकता है, स्किन पे जो है रेड कलर के जो है नोड्यूल्स बन सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में जो है ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में डीवीटी जैसे कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस जो है होता है, या और भी जो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से जो जैसे बॉडी में और पार्ट्स हैं, ब्लड वेसल्स है, उसमें कहीं पर भी जो है क्लॉट बन सकता है। अगर ऐसा ही क्लॉट फेफड़ों में बन गया, लंग्स में बन गया, तो क्या है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और ऐसे में जैसे लीवर में जो बाइल डक्ट होती हैं, जो बाइल बनता है जिसको पित्त कहा जाता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो ऐसे पेशेंट्स में बाइल डक्ट जो है उनमें सूजन भी पाई जाती है। इसीलिए जब अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट के टेस्ट करवाए जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में बाद में जॉन्डिस, हेपेटाइटिस मतलब लीवर सेल्स में स्वेलिंग भी जो है पाई जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कैंसर की, क्योंकि जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उनको आगे जाकर फ्यूचर में, जैसे मान लीजिए कि 10 साल आपको लगातार अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो कैंसर के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लक्षण जो है डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी आंत जो है इन्वॉल्व हुई है। मान लीजिए अगर आपकी माइल्ड केसेस में क्या होता है कि स्टूल की क्वांटिटी मतलब कि कम होती है और दिन में आपको 4 बार या 5 बार जो है स्टूल आते हैं, लेकिन अगर आपकी यही प्रॉब्लम सीवियर होगी तो आपको 6 या 10 बार भी स्टूल जाना पड़ सकता है। स्टार्टिंग में ब्लड कम आएगा, बाद में जो है ब्लड बहुत ज़्यादा आता है, और स्टार्टिंग में जो है हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा, एनीमिया नहीं होगा, लेकिन जितनी जितनी स्टेज जो है सीवियर होती रहेगी उतना ज़्यादा जो है ब्लड बॉडी में कम होता रहेगा, एनीमिया के लक्षण आते रहेंगे। स्टार्टिंग में क्योंकि आपका जो एनीमिया नहीं होता है तो पल्स रेट कहीं ना कहीं नॉर्मल रहती है, लेकिन जैसे जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा होगी आपका पल्स रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, पैल्पिटेशन आपको होना स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्टिंग में जो इन्फ्लामेशन मार्कर्स होते हैं, जैसे कि हम ESR टेस्ट करवाते हैं, CRP करवाते हैं, इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन का कितना जो है प्रोसेस है, मतलब कितनी स्पीड से आपकी इन्फ्लामेशन हो रही है। तो माइल्ड केस में जो है आपकी ये लेवल्स जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल आते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में जो है CRP और ESR जो है बढ़े हुए आते हैं। और जितनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी उसमें जो है प्रोटीन लॉस भी जो है ज़्यादा होता है, और स्टार्टिंग में जो है प्रोटीन लॉस कम होता है। इसलिए जब हम एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाते हैं तो ये भी जो है फ्लक्चुएट आता है। स्टार्टिंग में पेन है जो कम होगी, और बाद में सीवियर केसेस पे जो है पेन होगी। इवन तक स्टूल करते समय भी जो है पेन होता है, इवन तक पेट को टच करते तभी पेन जो है होता है। लास्ट में जो सीवियर केसेस है उसमें पेन जो है बहुत ज़्यादा होता है, और पेशेंट को जो है बुखार रहता है, फीवर जो है टेम्परेचर वो कहीं ना कहीं नॉर्मल से ज़्यादा होता है सीवियर केसेस में। और इसके लिए जो भी टेस्ट है वो डिपेंड करता है आपकी केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। बाकी जो है जैसे प्रोक्टोस्कोपी है, सिग्मोइडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, एक्सरे है, बेरियम के थ्रू जो किए जाते हैं उससे पता चल जाता है कि आपकी आंत जो है डायलेट हुई है, उसका जो साइज़ है वो सारा उसमें डिटेल में आ जाता है। उसके अलावा CBC है, LFT है, RFT है, क्योंकि जैसे कि मैंने इसमें बताया कि इसमें जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन्स के अलावा जो है पेशेंट में दूसरे लक्षण भी होते हैं, जैसे आइज़ है, जॉइंट्स है, स्किन है, लीवर है। तो इसीलिए पूरा कंप्लीट जो है प्रोफाइल ही करवाया जाता है ब्लड टेस्ट में। तो ये था अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।